तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6। पिछले लेक्चर में यानी कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था विभव मापी का सिद्धांत और विभव मापी की सावधानियां। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विभव मापी का मानकीकरण। आज का टॉपिक है विभव मापी का मानकीकरण। मानकीकरण तो देखिए, मानकीकरण होता क्या है। सबसे पहले हम बता दें कि आपको जो विभव प्रवणता का मान है, आपको पहले भी हमने बताया था कि विभव प्रवणता का मान प्राथमिक परिपथ में क्या था आपका। प्राथमिक परिपथ में आपको एक सेल धारा नियंत्रक, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध को किसके संयोजित करके एक प्राथमिक परिपथ तैयार किया था। अगर इनमें परिवर्तन करते हैं तो विभव प्रवणता का मान परिवर्तित हो जाता है। और विभव मापी के तार के साथ में, अगर विभव मापी के तार के साथ कोई अन्य प्रतिरोध संयोजित कर देते हैं तो भी विभव प्रवणता का मान बदल जाता है। तो अब विभव प्रवणता का जो मान है वो एक अप्रत्यक्ष विधि की सहायता से ज्ञात करते हैं। अब विभव मानकीकरण क्या साहब, मानकीकरण अभी तक नहीं बताया मैंने। यानी कि मानकीकरण क्या है? विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करना विभव मापी का मानकीकरण कहलाता है। यानी कि विभव मापी द्वारा विभव प्रवणता के यथार्थ मान के मापने की प्रक्रिया को विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि एक ज्ञात विद्युत वाहक बल का मानक सेल लेते हैं। मानक सेल कौन सा होता है? वह सेल जिसका विद्युत वाहक बल बहुत लॉन्ग टाइम यानी कि बहुत देर तक क्या रहता है? नियत बना रहता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक विभव मापी ले लेते हैं। ये एक विभव मापी ले लिया। विभव मापी के एक प्राथमिक परिपथ तैयार करते हैं। विभव मापी के एक सिरे को हम किसके सेल E0 विद्युत वाहक कुंजी और कुंजी के को धारा नियंत्रक के साथ जोड़ देते हैं। ये आपका धारा नियंत्रक हो गया। और ये जिस सिरे विभव मापी के जिस सिरे को सेल के धनात्मक सिरे को जोड़ा है वो सिरा कहलाता है आपका A और इसका दूसरा सिरा कहलाएगा B। अब हमने क्या था कि ज्ञात विद्युत वाहक बल का एक मानक सेल लेते हैं। मानक सेल तो जिसके धनात्मक सिरे को द्वितीयक परिपथ में धनात्मक सिरे को बिंदु A से जोड़ देते हैं। ये लीजिए, A सिरे को जोड़ दिया। ठीक है, अब A सिरे से जोड़ देते हैं और इसके मानक सेल के ऋणात्मक सिरे का संबंध धारा मापी से करते हुए विसर्पी कुंजी से कर देते हैं। अब देखिए, जो ऋणात्मक सिरा है इसका संबंध किससे कर देंगे? धारा मापी से कर देते हैं। ये लीजिए, ये आपका हो गया धारा मापी। ये धारा मापी से इसको जोड़ना है तो ये संबंधित कर। अब इसके दूसरे धारा मापी के दूसरे सिरे को संबंध है विसर्पी कुंजी से।
विसर्पी कुंजी यानी कि जॉकी से कर देते हैं। अब इस जॉकी को तार AB के सिरे के मध्य कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है, कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है, कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है। तो इतना ये हो गया। अब देखिए, अब मानक सेल के रूप में हम लोग कौन सा लेते हैं? मानक सेल के रूप में कैडमियम सेल या डेनियल सेल का ज्यादा प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम सेल का प्रयोग कर सकते हैं या डेनियल सेल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनके विद्युत वाहक बल हमारे कितने होते हैं? यानी कि कैडमियम सेल का होता है 1.08 किसका आ जाएगा? 1.0186 इतना होता है इसका विद्युत वाहक बल वोल्ट। और ये है आपका किसके? कैडमियम सेल का विद्युत वाहक बल है। किसका है? कैडमियम सेल का विद्युत वाहक बल। और डेनियल सेल का देखिए कितना होता है? डेनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है 1.08 यानी कि 1.08 वोल्ट होता है। कैडमियम का कम होता है और डेनियल का थोड़ा सा किसे? कैडमियम की अपेक्षा ज्यादा होता है, 1 पॉइंट में होता था। अब मानक सेल से विद्युत प्रवणता ज्ञात करने के लिए अब यहां से देखिए, सबसे पहले कुंजी के की डॉट लगा देंगे। अब प्राथमिक परिपथ हमारे क्या हो जाएगा? यानी कि कार्यरत हो जाएगा। अब इसके पश्चात में जॉकी को, यानी कि जॉकी जो आपने विसर्पी कुंजी लगा रखी है, उस विसर्पी कुंजी को तार AB के सिरों के मध्य सिरों पे क्या करते हैं? तार AB पर स्पर्श कराते हैं। तार AB के सिरों पर क्या करते हैं? स्पर्श कराते हैं और स्पर्श कराकर अविक्षेप बिंदु की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। अविक्षेप बिंदु की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर यदि यह लंबाई L हो तो, अब L है तो विसर्पी कुंजी अब यहां पर L है तो विसर्पी कुंजी को यहां पर स्थित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर शून्य विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है। अब ये मानक सेल का जो विद्युत वाहक बल है, यहां पर लिखा नहीं था, हम लिख देते हैं। मानक सेल का विद्युत वाहक बल ES है। तो विभव मापी के सिद्धांत से देखिए, विभव मापी के सिद्धांत से आपका आ जाएगा ES बराबर XL के। कितना आ गया आपका? XL के। और X बराबर आपका आ जाएगा ES अपॉन L के। ES अपॉन किसके आ जाएगा? L के। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर जब आप मानकीकरण कर रहे होंगे तो एक बार प्राथमिक सेल को, यानी कि प्राथमिक परिपथ को चालू कर देने के पश्चात उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी कि प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होता तो इसलिए हमने इनको ज्यादा डार्क कर दिया। ठीक है। तो ये था आपका मानकीकरण की प्रोसेस। तो अब इसमें आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लेंगे। किस प्रकार से लिख लेंगे कि विभव प्रवणता प्राथमिक परिपथ में प्रयुक्त सेल के आंतरिक
आंतरिक प्रतिरोध, धारा नियंत्रक के प्रतिरोध एवं विभव मापी के तार के साथ अन्य प्रतिरोध संयोजित करने पर उसकी विभव प्रवणता परिवर्तित हो जाती है। विभव प्रवणता को अप्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करते हैं। अब नई लाइन से लिख लेंगे, यानी पैराग्राफ चेंज करके लिख लेंगे। विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। इसको इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर देंगे। ये आपकी डेफिनेशन थी मानकीकरण की। फिर लिखेंगे आप पैराग्राफ चेंज करके इसको नहीं कि विभव मापी के मानकीकरण करने के लिए विभव मापी का मानकीकरण करने के लिए एक ज्ञात विद्युत वाहक बल के मानक सेल को द्वितीयक परिपथ में जोड़ देते हैं। मानक सेल वह सेल होता है जिसका विद्युत वाहक बल बहुत अधिक समय तक नियत बना रहता है। मानक सेल के रूप में कैडमियम सेल या डेनियल सेल प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि इन सेलों का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत वाहक बल कैडमियम सेल का 186 वोल्ट तथा 1.08 वोल्ट होता है। अब मानक सेल से विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए विसर्पी कुंजी को विभव मापी के तार पर खिसकाकर लंबाई L ज्ञात कर लेते हैं। इस स्थान पर विसर्पी कुंजी को स्पर्श कराने पर धारा मापी में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता है, अर्थात शून्य विक्षेप होता है। यदि मानक सेल का विद्युत वाहक बल
मानक शेल का विद्युत वाहक बल ES हो तो विभवमापी के सिद्धांत से कितना आ जाएगा? ES बराबर XL के, तो X बराबर आ जाएगा आपका ES अपॉन L, ES अपॉन L। विभवमापी का, इसको नोट कर लेंगे, यहां पर इसको नोट कर लेंगे आप, ES बराबर XL और X बराबर आ जाएगा ES अपॉन L। फिर इसके बाद में लिख लेंगे विभवमापी का उपयोग करते समय मानकीकरण के पश्चात प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, अन्यथा विभव प्रवणता का मान परिवर्तित हो जाता है। अब देखते हैं इसके आगे, ये था आपका मानकीकरण। अब देखिए विभवमापी की सुग्राह्यता। तो देखिए विभवमापी की सुग्राह्यता का, यहां पर विभवमापी की सुग्राह्यता क्या होती है? विभवमापी की सुग्राह्यता का मतलब है यहां पर कि विभवमापी की सहायता से अल्प विद्युत वाहक बल या विभवांतर को यथार्थपूर्वक मापना विभवमापी की सुग्राह्यता कहलाती है। विभवमापी की सहायता से अल्प विद्युत वाहक बल, किससे? विभवमापी की सहायता से अल्प विद्युत वाहक बल या विभवांतर का शुद्धता से मापन करना क्या कहलाएगा? मापन करना विभवमापी की सुग्राह्यता कहलाती है। सुग्राह्यता कहलाती है। ये होगा इसकी सुग्राह्यता।
अब देखिए तार की एकांक, ये तो इसकी परिभाषा हो गई आपकी। तार की एकांक लंबाई पर विभवमापी के तार की एकांक लंबाई, विभवमापी के तार की एकांक लंबाई, विभवमापी के तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन अर्थात हम कह सकते हैं विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो ये विभव प्रवणता का मान जितना ही कम होगा, विभव प्रवणता का मान जितना कम होगा, विभव प्रवणता का मान जितना कम होगा, विभव मापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। अब विभव प्रवणता को प्रत्यक्ष रूप से संतुलन लंबाई, मान लीजिए विभव मापी की संतुलन लंबाई कितनी, स्मॉल एल, यानी कि विभव मापी से प्रत्यक्ष रूप से संतुलन लंबाई, किसे, प्रत्यक्ष रूप से संतुलन लंबाई स्मॉल एल, संतुलन लंबाई स्मॉल एल मापी जाती है। तो एल का मान जितना अधिक होगा इसके मापन में होने वाली, यानी कि एल का मान, तो एल का मान जितना ज्यादा होगा इसके हमारे किसके, तो इसमें प्रतिशत त्रुटि का मान, एल का मान जितना ज्यादा होगा उसमें प्रतिशत त्रुटि का मान उतना ही कम होगा, क्योंकि देखिए E बराबर किसके आ जाएगा, x अपॉन एल। E यहां पर क्या है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब विभव मापी की सुग्राह्यता में वृद्धि करने के लिए अब विभव मापी की सुग्राह्यता में वृद्धि करनी है, अर्थात x के मान में कमी करने के लिए, यानी कि x का मान कम करिए या फिर विभव मापी की सुग्राह्यता का मान बढ़ाइए। एक ही बात है दोनों, क्योंकि विभव प्रवणता का मान जितना कम होगा उतना ही अधिक हमारे किसके, विभव मापी सुग्राही होगा। तो कम करने के लिए यहां पर कितने, दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। विभव मापी के तार की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए, विभव मापी के तार की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए, तो विभव मापी के तार की लंबाई में वृद्धि कर दिया जाए तो तार क्या हो जाएगा, विभव मापी अधिक सुग्राही हो जाएगा। या फिर सेकेंड पॉइंट कह सकते हैं, या फिर यह भी कह सकते हैं कि प्राथमिक परिपथ में विद्युत धारा का मान, प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में कमी कर दी जाए तो विभव मापी ज्यादा अधिक सुग्राही होगा, या फिर इसकी विभव प्रवणता का मान कम होगा। अब प्राथमिक परिपथ में विद्युत धारा का मान कम करने के लिए, अब भाई विद्युत धारा का मैंने कहा मान कम कर दीजिए, तो अब इसको कम करने के लिए क्या करना होगा, इसको कम करने के लिए विभव मापी के तार के सिरों पर विभवांतर का मान कम करना होगा, मान कम हो जाएगा। और जब विभवांतर का मान कम हो जाएगा तो विभव मापी की सुग्राह्यता में वृद्धि करने के लिए प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन किए बिना तार की लंबाई में वृद्धि करना ज्यादा उपयुक्त होता है। विभव मापी के तार की लंबाई में प्रयुक्त करना अधिक लंबा क्या होता, ज्यादा ही हमें क्या हो जाता, सुटेबल होता है या अधिक उपयुक्त होता है। तो इसी कारण विभव मापी में हमारे किसके
ज्यादा अधिक लंबा तार लिया जाता है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था, कि विभव मापी जो है वो 4 मीटर से लेकर 12 मीटर के मध्य होता है। तो उसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी लैबों में कितने 10 मीटर लंबे तार को, विभव मापी में 10 मीटर लंबे तार को प्रयुक्त करते हैं, ताकि हमको अधिक सुग्राह्यता से क्या हो सके, इसके मान प्राप्त हो सके। ठीक है। अब इसके पश्चात में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या, विभव मापी के अनुप्रयोग, जिसमें से 2 अनुप्रयोग आपको बता दें कि आपके प्रैक्टिकल्स में भी हैं। एक तो विभव मापी द्वारा किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, और दूसरा किसमें 2 प्राथमिक सेल लेंगे और उनके दोनों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किस प्रकार से की जाती है। और फिर पढ़ेंगे हम लोग अल्प प्रतिरोध का मापन करना और आमीटर का अंश शोधन किस प्रकार से किया जाता है, वोल्ट मीटर का अंश शोधन किस प्रकार से किया जाता है। इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा।